आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूपी में प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, जिससे कि आपको यूपी नीट काउंसलिंग की कंप्लीट गाइडेंस मिल सके और आप बिना किसी एजेंट या ब्रोकर के अपनी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट खुद से कर सकें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप इसकी स्टेप्स को देख लीजिए कि पहले क्या क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो भी स्टेप्स हैं उनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको upneet.gov.in वेबसाइट पर जाकर करना होगा। यह यूपी नीट काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूपी नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। इसके साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीट एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर का यूज़ करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो भी आपको डिटेल्स स्क्रीन पर मांगी जाएँ वो आपको सारी फिल करनी होंगी और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस अराउंड 2000 रुपीज़ होगी। वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, यूपीआई या किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि आपको कितने रुपीज़ किस कैटेगरी के लिए सबमिट करने हैं। अगर आपको MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करना है तो आपको 2 लाख सबमिट करने होंगे और अगर आपको प्राइवेट से डेंटल कॉलेज को एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख सबमिट करने होंगे और अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 30,000 रुपीज़ सबमिट करने होंगे। और अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज़ सबमिट करने होंगे और अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ सबमिट करने होंगे। 30,000 रुपीज़ ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल या डेंटल किसी भी कॉलेजेस के लिए, तो आपको 30,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप अपने ही अकाउंट या पेरेंट्स के अकाउंट से ही डिपॉजिट करें और डिपॉजिट आपको ऑनलाइन करनी होगी। किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग या किसी माध्यम से। और इसके साथ ही एक बात का रजिस्ट्रेशन करते टाइम इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी यूपी नीट काउंसलिंग पर वेबसाइट पर आप जो भी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें वो भी आप अपना ही डालें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन और OTPs आपके उसी नंबर और ईमेल पर जाएंगी। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक नोडल सेंटर चूज़ करना होगा। नोडल सेंटर की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से आप कोई भी नोडल सेंटर चूज़ कर सकते हैं और आपके ऑटोमेटिकली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे जो भी आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको अपलोड करनी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। बाकी किसी भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगे। पहले नोडल सेंटर पर ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। तो आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट को सबमिट कर देंगे, इसके बाद मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन होता है। मेरिट लिस्ट में सभी स्टूडेंट्स का नाम आता है, लेकिन एलिजिबल चॉइस फिलिंग के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट को सबमिट कर चुके होते हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट कर चुके होते हैं। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट नहीं कर चुके होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो आप इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम दोनों ही फ़ीस को आप सबमिट कर दें। मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स यूपी नीट में रजिस्टर करते हैं उन सभी की स्टेट रैंक मिल जाती है। मेरिट लिस्ट जब डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा। चॉइस फिलिंग आप उसके बाद कर सकेंगे और चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में फिल करें और उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफरेंस दें जिन मेडिकल कॉलेजेस को आप लेना चाहते हैं, और ऐसे मेडिकल कॉलेजेस को आप फिल ना करें जिन्हें आप नहीं लेना चाहते हैं। और अगर आप उन्हें फिल भी कर रहे हैं तो उन्हें एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर रखें। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग कर देंगे और आप चॉइसेस को लॉक नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग को अनिवार्य नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप चॉइसेस को फिल करने के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा और आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है आप उस कॉलेज के नोडल सेंटर पर जाकर आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। इन नोडल सेंटर्स की भी आप लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कॉलेज के लिए आपको किस कॉलेज के नोडल सेंटर पर जाना है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो उन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है। जो भी कॉलेज उन्हें अलॉट होगा उस कॉलेज में ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को इन नोडल सेंटर्स पर विजिट करना है और आपको अपना एडमिशन प्रोसेस इन्हीं नोडल सेंटर्स पर कंप्लीट कराना है। और इसके साथ ही आपको जो ट्यूशन फीस कॉलेजेस की है वो भी यहीं पर सबमिट करनी है। जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम नोडल सेंटर्स फिल किए थे और जो आपको अलॉटमेंट लेटर में नोडल सेंटर दिया जाएगा वो दोनों ही डिफरेंट नोडल सेंटर्स होंगे, क्योंकि आपको कॉलेज जो अलॉट होगा वो किस सिटी में पड़ता है उसके अकॉर्डिंग नोडल सेंटर आपको अलॉट किया जाता है। तो जो नोडल सेंटर आपके जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के दौरान आपने फिल किया था उससे आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको जो नोडल सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर पर दिया जाएगा आपको उसी पर जाकर अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद यूपी नीट काउंसलिंग का एंड हो जाता है और आपको उसके बाद कोई भी प्रोसेस नहीं कराना है। फिर आपको अपना कॉलेज विजिट करना है और वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंटेशन और जो भी फीस रह जाती है हॉस्टल की और बाकी मिसलेनियस चार्जेस वगैरह वो आपको कॉलेज में जाके वहाँ पर विजिट करके सबमिट करने रहेंगे। यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो यूपी के मूल निवासी हैं जो कि यूपी के ही रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को यूपी नीट काउंसलिंग के ज़रिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। और बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th और 10th अपना यूपी के बाहर से किया है और वो मूल निवासी यूपी के हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपना सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। और बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th और 12th यूपी से ही किया है और वो यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कोई भी स्टेट के स्टूडेंट्स आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको यूपी का मूल निवास होना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप यूपी के बाहर के किसी भी स्टेट के हैं तो आपको कोई भी निवास प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है और आप बगैर निवास प्रमाण पत्र के आपको यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में 2000 रुपये सबमिट करनी होगी ऑनलाइन, और उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये सबमिट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप एक बार सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको वापस नहीं करी जाएगी। और धरोहर धनराशि जिसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं उसको आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको 30,000, प्राइवेट के मेडिकल कॉलेजेस में लेने के लिए 2 लाख की सबमिट करनी होगी और प्राइवेट के डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको 1 लाख सबमिट करनी होगी। और ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 2 लाख की सबमिट करनी होगी। यह जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है किसी भी राउंड में तो आपको यह सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दी जाएगी। और अगर आपको किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दी जाएगी। और इसके बाद अगर आप कोई भी कॉलेज को छोड़ देते हैं और आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते हैं अलॉटमेंट के बाद तो आपकी ये सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी। बाकी फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है। फर्स्ट राउंड में आपकी कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं काटी जाएगी, आपको पूरी सिक्योरिटी अमाउंट वापस कर दी जाएगी। बाकी इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को जमा जरूर कराएं, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं सबमिट करेंगे तो आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और आप चॉइसेस को फिल नहीं कर पाएंगे और ना ही आप उस राउंड के लिए फिर एलिजिबल हो पाएंगे। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करा रहे हैं तो वो आप अपने या अपने पेरेंट्स के खाते से ही कटवाएं, जिससे कि आपको जो बाद में रिफंड के समय किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। तो इसलिए आप अपने या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ही सिक्योरिटी डिपॉजिट को सबमिट कराएं। सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग में आप सभी कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। जो भी कॉलेजेस आप लेना चाहते हैं उन कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में आप फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको चॉइसेस को लॉक भी करना होगा और अगर आप चॉइस को लॉक नहीं करेंगे तो आपकी चॉइसेस को अमान्य कर दिया जाएगा।
और आप फिर उस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइसेस को लॉक जरूर करें। बाकी आप जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे उसको रैंक के अनुसार आपकी सीट को अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप चॉइस फिलिंग में उन्हीं कॉलेजेस को फिल करें जिन्हें आप लेना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फिल करें कि जिस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप उसे लेना चाहते हैं। जैसे आपको 2 कॉलेजेस लेना है जिसमें कि नारायणा और सरस्वती, उन्नाव में से कोई आपको एक अलॉट होना है। तो आपकी अगर चॉइस नारायणा की है तो आप ऊपर नारायणा को रखें, उसके नीचे सरस्वती उन्नाव को रखें। और अगर आप उन्नाव लेना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आप उन्नाव को रखें, उसके नीचे नारायणा को रखें। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको चॉइसेस को फिल करना है, जिससे कि आपको जो भी आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग चॉइसेस को फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेजेस का अलॉटमेंट होगा। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। यूपी नीट काउंसलिंग 4 राउंड में कंप्लीट होगी, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में संपन्न की जाएगी। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है और वो उस पर एडिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लेते हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप तीसरे राउंड में अपनी जो भी आपको सीट अलॉट हुई है आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं। सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी थर्ड राउंड में और आप उसके बाद अपना अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है अपग्रेडेशन में तो आपको दोबारा से उस सीट पर अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको जो पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है आप उस कॉलेज को दोबारा फिल ना करें, क्योंकि अगर आपको वही कॉलेज दोबारा अलॉट हो जाता है तो आपको फिर से एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा उस नोडल सेंटर पर जाकर। तो इसलिए आप इस प्रोसेस से बच सकते हैं अगर आप उस कॉलेज को फिल ना करें। और अगर आपको कोई भी कॉलेज अपग्रेडेशन में अलॉट नहीं होता है तो आपकी जो पिछली सीट है तो वो आपकी रिटेन रहेगी, वैसे ही आप उस पर ही एडमिशन आपका कंप्लीट रहेगा। और इसके बाद अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो आपका जो पुराना कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और आपको न्यू कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसमें आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। अब आइए बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में आपको फ्री एग्जिट मिल जाता है। इसमें यह है कि आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी जब्त नहीं की जाएगी, आपको पूरा रिफंड सिक्योरिटी डिपॉजिट का मिल जाएगा। आपको कोई भी कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है और आप उसमें अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं की जाएगी। और सेकंड राउंड की अब आइए बात करते हैं। सेकंड राउंड में आपको दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट राउंड में अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करा चुके हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें सेकंड राउंड में कोई भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, मेडिकल या डेंटल कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर सीट छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते हैं और उस सीट को छोड़ देते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट ना हुआ हो या वो एडिशन कंप्लीट करा चुके हो जो भी कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ था फर्स्ट और सेकंड राउंड में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को थर्ड राउंड में दोबारा से सिक्योरिटी मनी जब सबमिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थर्ड राउंड में अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट, कोई भी मेडिकल या डेंटल सीट अलॉट हो जाती है तो उनको उस सीट पर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना अनिवार्य रहेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी और उन्हें कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात की जाए ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्हें फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं या रीसप्लिंग कराना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर कोई न्यू सीट अलॉट हो जाती है और वो उस सीट पर अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट और उसके साथ ही जो भी और चार्जेस सबमिट किए गए होंगे जैसे कि ट्यूशन फीस, तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसका सिर्फ 50% वापस किया जाएगा। ये बात थी प्राइवेट, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए। अब आइए बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई गवर्नमेंट, मेडिकल या डेंटल कॉलेज अलॉट होता है और वो रीसप्लिंग के लिए जाना चाहते हैं थर्ड राउंड में। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस न्यू कॉलेज में उनको एडिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट और इसके साथ साथ जो भी अदर चार्जेस हैं
जिसमें कि ट्यूशन फीस और जो भी अगर वो चार्जेस सबमिट करते हैं तो वो सारे चार्जेस जब्त कर लिए जाएंगे और उनको कोई भी अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उन कॉलेजेस को ही फिल करें जिनको आप लेना चाहते हैं, और थर्ड राउंड में इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जो कि यूपी नीट काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें कोई भी सीट अलॉट ना हुई हो। किसी भी राउंड में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी राउंड में उन्हें कोई भी सीट अलॉट ना हुई हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे जिन्हें यूपी नीट काउंसलिंग या ऑल इंडिया काउंसलिंग से कोई भी सीट अलॉट हुई हो, या उन्होंने अलॉट होने के बाद एडिशन प्रोसेस कंप्लीट ना कराया हो या उस सीट को छोड़ दिया हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स यूपी नीट काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें यूपी के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बीडीएस की सीट पर एडमिशन मिला हो और उन्होंने अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया हो, तो वो स्टूडेंट्स एमबीबीएस सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे और चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। बस उनको करना ये है कि उनको यूपी नीट काउंसलिंग की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए 1000 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा और 1000 रुपीज़ को सबमिट करना होगा। इसके साथ ही और एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करनी होगी, जो कि उन्होंने पहले 1 लाख की सबमिट की है, तो उसको 2 लाख को दोबारा से सबमिट करना होगा और वो एलिजिबल हो जाएंगे यूपी नीट काउंसलिंग की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। बाकी ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो पहले से ही फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड में अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कर चुके हैं, तो उन्हें दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करनी होगी, जो कि 1000 रुपीज़ है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए करना कंपलसरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने उस नोडल सेंटर या मेडिकल कॉलेज को विज़िट करना होगा और वहाँ पर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देना होगा। उसके बाद ही आपको एडिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना है और आपका एडिशन कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को कोई भी छोड़ देते हैं तो आपका फिर एडिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और आपकी सीट फिर कैंसिल हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उनको अगर कोई भी सीट अलॉट हो जाती है और वो अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। और एक बात का और ध्यान रखें कि आपको नेक्स्ट ईयर भी फिर कोई भी राउंड में यूपी नीट काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, ऐसे ही आप अगले साल एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड यूपी नीट काउंसलिंग के लिए तभी जाएं जब आप कोई भी कॉलेज लेना चाहते हैं जिसके लिए आप इच्छुक हैं। नहीं तो आपको फिर इस ईयर तो आपका बर्बाद जाएगा ही जाएगा, आपका नेक्स्ट ईयर भी बर्बाद जाएगा। यूपी नीट काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे और अगर आप जाना चाहते हैं फिर आप अदर स्टेट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप वहाँ पर जाकर आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। और आप अगर यूपी नीट काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस रूल के आने से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने सीट को छोड़ दिया था, फिर बाद में मेडिकल कॉलेजेस को वो सीट खाली रह गई। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि किसी भी कॉलेजेस में सीट खाली नहीं रहेगी और जो भी स्टूडेंट्स उसके लिए एप्लीकेबल हैं उन स्टूडेंट्स को वो सीट अलॉट हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं कि आपको एडिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट कराना है। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उसी कॉलेज में जाके अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। और अगर आपको कोई भी प्राइवेट मेडिकल या डेंटल या कोई भी माइनॉरिटी कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उसके लिए जो भी नोडल सेंटर आपको दिया जाएगा आपके अलॉटमेंट लेटर में, आपको उस पर जाकर अपना एडिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। नोडल सेंटर्स की आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोडल सेंटर्स हैं जो आपको जिस कॉलेज को आपको अलॉट होगा उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। बाकी आपको इसकी जानकारी आपके अलॉटमेंट लेटर पर भी मिल जाएगी कि किस नोडल सेंटर पर आपको जाना है। नोडल सेंटर पर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके साथ साथ उसकी 2 फोटोकॉपीज़ आप ज़रूर करा के रख लें। और इसके साथ ही आपको ट्यूशन फ़ीस का डीडी बनवाना रहेगा, जो कि आपको DGME UP
payable@लखनऊ के नाम से बनवाना रहेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको नोडल सेंटर पर ओरिजिनल और फोटो कॉपीज लेके जानी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको नोडल सेंटर पर लेकर जाना रहेंगे। एडमिशन के टाइम पर अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है तो आपको फिर वो एडमिशन प्रोसेस निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि वो एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अभी से रख लें और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी करा लें और ख़ुद जाके आप वहाँ पर अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कराएं, जिससे कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। अब आइए बात करते हैं कि आपको अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उस पर अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लेते हैं तो आप उस सीट से कैसे रिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद रिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग होने से 2 दिन पहले तक आप अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। रेजिग्नेशन लेटर आपको उसी नोडल सेंटर पर देना होगा जिस नोडल सेंटर पर आपने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराया है। और अगर आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको उसी मेडिकल कॉलेज में जाना होगा जिस कॉलेज में आपने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराया है, वहाँ पर आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होगा। फर्स्ट राउंड में क्योंकि फ्री एग्ज़िट है तो आपको आपकी सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाएगी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन फ़ीस को छोड़कर आपको बाकी सारे जितने भी आपसे शुल्क लिया गया है, जो भी चार्जेस लिए गए हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी ट्यूशन फ़ीस भी वापस कर दी जाएगी, इसके साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस कर दी जाएगी। और फर्स्ट राउंड में अगर आपने टाइम से अपना त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर दिया है तो आपका कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन फ़ीस डिडक्ट की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद अगर आप रिज़ाइन देना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपको वही करना है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले आप अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं और उसके बाद आपकी सिर्फ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट है जो आपने की है वही जब्त की जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप रेजिग्नेशन दें या फिर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट से रेजिग्नेशन दें। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका जो एडमिशन फ़ीस है वो भी जब्त कर ली जाएगी, बाकी आपका जो चार्जेस रहेंगे वो वापस कर दिए जाएंगे और प्राइवेट में सिर्फ आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त की जाएगी, बाकी ट्यूशन फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं अगर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं तो आपको वही प्रोसेस सेम करना रहेगा। आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले अपना रेजिग्नेशन लेटर उसी नोडल सेंटर या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर आपको जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होगा और उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो आपने ट्यूशन फ़ीस सबमिट की रहेगी उसका 50% डिडक्ट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। अब आइए बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद अगर आप किसी भी कॉलेज से रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जितना भी आपने अमाउंट सबमिट किया रहेगा वो सब जब्त कर लिया जाएगा और उसके बाद अगर आपने जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस की जा चुकी होगी तो वो भी आपको दोबारा से सबमिट करनी होगी डीडी के फॉर्म में, जो कि DGME UP payable@लखनऊ के नाम से आपको दोबारा से सबमिट करनी रहेगी। तो इसलिए आप रेजिग्नेशन लेटर देने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उन्हीं कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में फिल करें और उन्हीं कॉलेजेस के लिए आप जाएं जिन कॉलेजेस को आप लेना चाहते हैं या इच्छुक हैं उन कॉलेजेस के लिए, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और आपको एक तो साल भी बर्बाद करना पड़ सकता है और उसके साथ ही आपको अपना मनी का भी नुकसान करना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उन्हीं कॉलेजेस को फिल करें चॉइस फिलिंग में जिन कॉलेजेस को आप लेना चाहते हैं और आप जिन भी कॉलेजेस को लेना चाहते हैं पहले उनकी डिटेल जानकारी ले लें। लगभग सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राइवेट रह रहे हैं, उनकी भी जल्दी कोशिश रहेगी कि उनकी भी डिटेल जानकारी आपको मिल जाए जिससे कि आप अपने मार्क्स अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को चूज़ कर सकें। और इसके साथ ही अगर पॉसिबल हो
तो आप उन कॉलेजेस को विज़िट भी कर लें जिन कॉलेजेस को आप लेना चाहते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छी डिटेल जानकारी मिल सकेगी। उम्मीद है मैंने आपके सभी यूपी नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग डाउट क्लियर किए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपका इसके अलावा बच जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश रहेगी उस पर रिप्लाई देने की। इस चैनल पर आपको यूपी नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही आपको प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल जानकारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद है आपके काम आएगी और आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉट होने में मदद करेगी। अगर आपके वीडियोस काम आती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, और जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके और वो भी अपने मार्क्स अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकें। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में ये बता सकते हैं कि आगे आपको किस वीडियो चाहिए। मैं कोशिश रहेगी उस पर वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।